हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता ब्रह्म राक्षस के ऊपर, जो कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 5 के अंतर्गत आप सभी को पढ़ना है। इसके पहले हमने मुक्तिबोध की ही एक कविता भूल गलती पर बातचीत किया था। उम्मीद है कि ये कविता आप सभी को समझ में आ गई होगी। ब्रह्म राक्षस शब्द को देखते ही आपके दिमाग में तमाम प्रश्न उठने लगे होंगे, क्योंकि मुक्तिबोध की कविताओं की खास विशेषता होती है कि उसमें फैंटेसी के साथ साथ प्रतीक एवं बिंब का प्रयोग किया जाता है। तो हम देखेंगे कि आखिरकार ये ब्रह्म राक्षस कौन है या फिर इसका मतलब क्या है। उसके पहले कुछ बिंदुओं पर हम बातचीत करते हैं, जिससे कि व्याख्या के समय हमें सहायता मिलेगी। ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कविता है। सर्वप्रथम यह बनारस से निकलने वाली छोटी पत्रिका कवि के अप्रैल 1957 के अंक में प्रकाशित हुई थी। बाद में 1964 में मुक्तिबोध के प्रथम काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा है में इसको संकलित किया गया। अगर देखा जाए तो ब्रह्म राक्षस अंधेरे में कविता के बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कविता मानी जाती है। आकार में यह कविता अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन अपने स्वरूप से यह भी एक लंबी कविता ही मानी जाती है। तो ब्रह्म राक्षस जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि यह कविता न बहुत छोटी है और न बहुत लंबी है, लेकिन स्वरूप के दृष्टिकोण से इसे लंबी कविता के अंतर्गत माना जा सकता है। वैसे भी मुक्तिबोध लंबी कविता लिखने के लिए ही जाने जाते हैं। इनके समकालीन अज्ञेय का नाम आपने सुना ही होगा। अज्ञेय जो है छोटी कविता के मास्टर माने जाते हैं। बाद में इन्होंने भी लंबी कविता लिखना शुरू कर दिया। आपके सिलेबस में असाध्य बीड़ा नाम की कविता लगी हुई है, उस पर हम बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि ब्रह्म राक्षस, जिसका प्रकाशन सबसे पहले 1957 में कवि पत्रिका में हुआ, बाद में प्रथम काव्य संग्रह चाँद का मुंह टेढ़ा में 1964 में इसको संकलित किया गया। अंधेरे में, जिसके लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं, उसके बाद की ये सबसे महत्वपूर्ण कविता है। हालांकि हमने भूल गलती पर भी बातचीत किया था, लेकिन भूल गलती से पहले नाम आता है ब्रह्म राक्षस का। अगर आकार में हम देखें तो अपेक्षाकृत छोटी है, फिर भी स्वरूप के दृष्टिकोण से यह कविता लंबी है। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखिए। आगे हम चर्चा करते हैं कि मुक्तिबोध की इस शीर्षक को लेकर अलग अलग आलोचकों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है। उसी संदर्भ में उनके कहानी संग्रह काठ का सपना, यानी कि मुक्तिबोध के कहानी संग्रह काठ का सपना की भूमिका में श्रीकांत वर्मा ने कहा है कि मुक्तिबोध स्वयं ही ब्रह्म राक्षस थे और स्वयं ही ब्रह्म राक्षस का शिष्य भी। ठीक है, तो यहाँ पर श्रीकांत वर्मा ने इस चीज की तरफ जिक्र किया है कि जिस ब्रह्म राक्षस शीर्षक से मुक्तिबोध कविता लिखते हैं, कहानी लिखते हैं, वो कोई और नहीं है बल्कि वे स्वयं ही हैं। और यहाँ तक उन्होंने बताया कि अपनी एक अधूरी डायरी में स्वयं मुक्तिबोध ने भी लिखा है कि मैं ब्रह्म राक्षस हूं। अब ये ब्रह्म राक्षस है क्या? शास्त्रों के अनुसार पाप कर्म करने वाले ब्राह्मण को मरने के बाद प्रेत योनि प्राप्त होती है और वही ब्रह्म राक्षस होता है। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे अर्थ खुलने लगा होगा कि आखिरकार ये ब्रह्म राक्षस का मतलब क्या है। तो ये बताया गया कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा ब्राह्मण जो पाप कर्म करने के बाद मरता है तो वो प्रेत योनि में जन्म लेता है और वही ब्रह्म राक्षस कहलाता है। मुक्तिबोध ने कविता में इसी मान्यता का इस्तेमाल किया है और उससे एक फैंटेसी निर्मित की है। फैंटेसी, जिसके लिए मुक्तिबोध जाने जाते हैं, फैंटेसी को कहा जाता है अनुभवजन्य कन्या। ठीक है, तो इसमें जो कवि होता है वो एक दिवा स्वप्न देखता है और उसके माध्यम से अपनी रचना प्रक्रिया, कविता प्रक्रिया को प्रस्तुत करता है। जो अपने यथार्थ जीवन में चीजें व्यक्ति नहीं हासिल कर पाता है, उसको फैंटेसी के माध्यम से पूरा करने की कोशिश करता है। यही है फैंटेसी। तो मुक्तिबोध ने भी ब्रह्म राक्षस कविता में इसका प्रयोग किया है। ब्रह्म राक्षस एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रेत है। यह इससे भी सिद्ध होता है कि वह काफी पढ़ा लिखा है, न केवल संस्कृतज्ञ है बल्कि अनेक विद्याओं का जानकार है। जब हम व्याख्या करेंगे तो चीजें और क्लियर होंगी। फिर भी आपको ध्यान में रखना है कि जो ब्रह्म राक्षस है वो एक प्रगतिशील मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी का प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है और वो कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं है बल्कि पढ़ा लिखा हुआ है और यहाँ तक कि संस्कृत का भी ज्ञाता है।
अब सवाल उठता है कि ऐसे बुद्धिजीवी या ब्राह्मण को प्रेत योनि क्यों मिली, उसने कौन सा पाप किया था। इस कविता में मुक्तिबोध ने यही बतलाया है और जब व्याख्या करेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। हालांकि ब्रह्म राक्षस को लेकर अलग अलग आलोचकों ने विचार किया है, जिसमें रामविलास शर्मा का नाम प्रमुख तौर पर लिया जा सकता है। इन्होंने नई कविता और अस्तित्ववाद नाम से एक पुस्तक लिखी है। उसमें मुक्तिबोध का मूल्यांकन करते हुए इस कविता के संदर्भ में उन्होंने कहा कि मुक्तिबोध अपराध बोध से ग्रसित थे और इस कविता का उन्होंने एक तरीके से रचना किया हुआ है। तो आप देखेंगे इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि क्या इस कविता में अपराध बोध दिखाई पड़ता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ब्रह्म राक्षस कविता दो खंडों में बटी हुई है। पहले खंड में कवि ने ब्रह्म राक्षस के प्रेतोचित व्यवहार का चित्रण किया है और दूसरे खंड में अपने पाठकों को उसकी ट्रेजेडी से परिचय कराया है। यानी कि ब्रह्म राक्षस कविता को पढ़ते समय हमें ध्यान में रखना है कि ये दो खंडों में एक तरीके से विभाजित है। भले लंबी कविता है लेकिन इसके दो खंड किए जा सकते हैं। पहला खंड जो है इसमें ब्रह्म राक्षस अपना जो भी प्रेतोचित व्यवहार है उसका चित्रण करता है और दूसरा खंड है जिसमें पाठकों को उसकी ट्रेजेडी यानी उसके साथ जो भी ट्रेजेडी हुई है उससे परिचय कराता है। कविता में ब्रह्म राक्षस और मैं के बीच में संवाद है और यही सवाल उठता है कि ये ब्रह्म राक्षस और मैं किसके प्रतीक हैं। वैसे जब आप मुक्तिबोध की कविताओं को पढ़ेंगे तो वह और मैं के बीच में ज्यादातर संवाद दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये दोनों शब्द खूब आते हैं और आपस में लगता है कि ये दोनों बातचीत कर रहे हैं। तो ब्रह्म राक्षस में भी ये दोनों शब्द आएंगे। अब सवाल उठता है कि ये किसके प्रतीक हैं। मूल संशय इसी चीज को लेकर है। इसकी सबसे प्रभावशाली व्याख्या श्रीकांत वर्मा ने की है ब्रह्म राक्षस की। उनका दावा है कि मुक्तिबोध स्वयं ब्रह्म राक्षस की भूमिका में है और उसके शिष्य की भूमिका में भी खुद वे ही उपस्थित हैं। जैसा कि हमने बताया कि काठ का सपना में भी इस बात का उल्लेख श्रीकांत वर्मा ने किया है। अब आगे है कि ये दोनों चरित्र अलग अलग न होकर एक ही व्यक्तित्व के दो भीतरी पक्ष हैं। अब यहाँ से धीरे धीरे जिस फैंटेसी की मैं बात कर रहा था वो आपके दिमाग में पहले धीरे धीरे बैठना शुरू हो गई होगी और समझ में आएगा कि मुक्तिबोध जो है उन्हीं के एक ही व्यक्तित्व के दो पहलू को यहाँ पर प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तो ब्रह्म राक्षस के रूप में और दूसरा ब्रह्म राक्षस के शिष्य के तौर पर। ये दोनों चरित्र अलग अलग नहीं है। अगर कोई अलग अलग देखना चाहता है तो फिर उसका सही मूल्यांकन नहीं कर पा रहा है, ऐसा श्रीकांत वर्मा का मानना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज बताई गई थी ऊपर में कि ऐसा ब्राह्मण जो पाप कर्म के बाद प्रेत योनि में पैदा होता है। तो आप देखेंगे मुक्तिबोध का भी जो जन्म हुआ था वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो कई बार जो आलोचक हैं रचनाकार के व्यक्तिगत जीवन से भी जोड़कर व्याख्याएं करना शुरू कर देते हैं। तो वहां से भी ये पता चला कि मुक्तिबोध को ऐसा बार बार लगता है कि उन्होंने जिस परिवार में जन्म लिया है और जिस हिसाब से पढ़ाई लिखाई किया है उसका उन्होंने कितना उपयोग किया है। तो ब्रह्म राक्षस को थोड़ा सा इस हिसाब से भी आप अपने से जोड़कर देख सकते हैं व्याख्या जब करते समय। तो कहीं ये मुक्तिबोध अपने जीवन से रिलेटेड ही तो बातें नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आलोचक बार बार कर रहे हैं कि वो कोई और व्यक्ति नहीं है बल्कि मुक्तिबोध ही है, चाहे वो ब्रह्म राक्षस की बात हो चाहे ब्रह्म राक्षस का शिष्य के बारे में बात हो। ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो आदर्शवादी आग्रहों और व्यक्तिवादी दबावों के बीच पीसकर घुटता रहा है, जबकि मैं या ब्रह्म राक्षस का शिष्य उस मन का प्रतीक है जो समझ चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता। कम से कम दशमलव बिंदुओं के रूप में वैयक्तिकता बनी ही रहती है। तो अब धीरे धीरे अर्थ क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि ब्रह्म राक्षस उस मन का प्रतीक है जो ये मानता है कि आदर्शवादी आग्रहों और व्यक्तिवादी दबावों के बीच व्यक्ति पिस रहा है। और जो दूसरा मैं शब्द आया हुआ है या फिर मैं को ही हम ब्रह्म राक्षस का शिष्य के रूप में देखें तो वह उस मन का प्रतीक है जो इस ज्ञान को प्राप्त कर चुका है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वैयक्तिकता से पूर्णतः मुक्त नहीं हो सकता है। कम से कम उसमें दशमलव के बिंदुओं के रूप में जो भी अंतर है वो बना ही रहता है। पूर्ण कोई नहीं हो सकता है, मुक्त कोई नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिनको की व्याख्या के पहले हमें समझना जरूरी था। उम्मीद है कि धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस कविता के प्रति आपकी जिज्ञासा बढ़नी शुरू हो गई होगी। अब हम ब्रह्म राक्षस कविता का पाठ करेंगे और जहां पर उपयुक्त लगेगा उन पंक्तियों की हम व्याख्या भी करेंगे।
ब्रह्म राक्षस कविता की शुरुआत देखिए मुक्तिबोध किस तरीके से करते हैं। लिखते हैं, शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। ये पहला पदबंध आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसको कि हमें समझना है, क्योंकि मुक्तिबोध फैंटेसी के लिए जाने जाते हैं और बिंब भी इनकी कविताओं में खूब आता है। तो बिंब आपके दिमाग में बैठना शुरू होना चाहिए। मुक्तिबोध की कविताओं को जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा कि मुक्तिबोध कहीं खड़े हों और वो संकेत कर रहे हों। जैसे हमने भूल गलती कविता में पढ़ा तो उन्होंने संकेत करते हुए कहा कि उस पार सूनी घाटियों की तरफ कोई लश्कर की ट्रेनिंग दे रहा हो। तो ऐसे लग रहा है कि वो खड़े होकर बता रहे हैं, वहां जा नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि वो कहते हैं कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में, समझ में आ न सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। कह रहे हैं कि कई बार कुछ बातें होती हैं जो समझ में नहीं आती, उन बातों की का आधार क्या है वो समझ में नहीं आता है, लेकिन वो बातें बहुत गहरी होती हैं। यहाँ पर भी बता रहे हैं कि जो सूनी बावड़ी है खंडहर के तरफ है और वो परित्यक्त है। ये परित्यक्त शब्द बहुत कम प्रयुक्त होता है। आमतौर पर अगर आप ट्रेन से यात्रा करते होंगे तो स्टेशन के पास जितने भी पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं उन पर अक्सर ये लिखा हुआ दिखता है कि ये परित्यक्त भवन है जहाँ पर कोई नहीं रहता है। यहाँ पर भी जो सूनी बावड़ी है ये परित्यक्त है। वहां पर क्या है कि अंधेरा छाया हुआ है, उसकी गहराई है, सीढ़ियां हैं वहां बहुत अनेकों डूबी हुई हैं, और जो जल है वो पुराना जल है, यानी कि बहुत दिनों से वहां पर इकट्ठा हुआ है, वो पुराना, उसमें गंदगी भी है। तो धीरे धीरे बिंब आपके दिमाग में उपस्थित होना शुरू हो गया होगा कि शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतरी ठंडे अंधेरे में बसी गहराइयां जल की, सीढ़ियां डूबी अनेकों उस पुराने घिरे पानी में। बावड़ी है और बावड़ी के पास कई सीढ़ियां बनी हुई हैं। अगर आप लोग राजस्थान इत्यादि गए होंगे तो बावड़ी आप अपने दिमाग में रखिए। थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि चीजें अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी कि बावड़ी है और उसमें जल भरा हुआ है, अंधेरा भी है, उसकी सीढ़ियां डूबी हुई सी हैं, और जो पानी है वो गंदा सा है। ठीक है, और जब कवि देख रहा है तो समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस हिसाब से देखें, इसलिए नीचे कहा गया कि समझ में आ ना सकता हो कि जैसे बात का आधार लेकिन बात गहरी हो। कई बार बातें गहरी होती हैं तो समझ में तुरंत नहीं आती हैं। तो इन्होंने शुरुआत में ही बता दिया है कि जिस ब्रह्म राक्षस कविता के बारे में मैं बातचीत करने जा रहा हूं उसके लिए हमें बहुत गंभीरता से गहराई से समझने की जरूरत है। तो ये पहला पदबंध आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठना शुरू हो गया होगा। आप बावड़ी के पास पहुंच गए होंगे, उसकी जो परिस्थिति है, उसके वहां का जो वातावरण है उससे आप धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे। आगे लिखते हैं जो दूसरा यहाँ पर है कि बावड़ी को घेर डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर व शाखों पर, लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल। अब बावड़ी तक आप पहुंच गए तो बावड़ी को बहुत सारी चीजें घेरी हुई हैं, घेरे डालें खूब उलझी हैं, खड़े हैं मौन औदुंबर। औदुंबर का मतलब है यहाँ गूलर का जो पेड़ है वहां पर बावड़ी के पास है, खड़े हुए हैं, उसकी शाखाएं बावड़ी के तरफ एकदम झूली हुई हैं। जैसा आप अपने आसपास कोई कुआं देखे होंगे और मान लीजिए कोई बगीचा हो और कुआं देखे होंगे तो वहाँ ज़्यादातर पीपल का पेड़ हो जाता है और गूलर का पेड़ रहता है। ठीक है, ऐसे पेड़ जो स्वतः अपने से वहाँ पर पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी वही स्थिति है कि बावड़ी के पास खूब औदुंबर यानी जो गूलर का पेड़ है उसकी डालियां जो हैं उसको घेर रखी हुई हैं, उसमें कुछ कुछ उलझी हुई हैं, उसकी शाखाएं फैली हुई हैं। लटकते घुघुओं के घोंसले परित्यक्त भूरे गोल, और वहां पर घुघुओं, घुघुओं का मतलब है जो उल्लू, उल्लू यहाँ पर अर्थ लिया गया है,
उल्लुओं ने अपने घोंसलों को वहां पर बनाया हुआ है और वो भी नहीं रहते हैं वहां पर। उनके घोंसले जो हैं भूरे और गोल हैं। घोंसला आप लोगों ने देखा है, इसका कलर भूरा ही होता है, चाहे वो चिड़िया का हो चाहे उल्लू का हो, किसी का भी हो। ठीक है। तो ऊपर बताया गया कि जो सुनी बावड़ी है वो भी परित्यक्त है, वहां पर कोई नहीं रहता है। लेकिन दूसरी में यहाँ चीज बताई जा रही है कि वहां पर एक गूलर का पेड़ है जो कि उसकी शाखाएं चारों तरफ फैली हुई हैं और वहां पर कुछ उल्लुओं ने अपने घोंसलों को बनाया हुआ था जो भूरे गोल स्वभाव के हैं, लेकिन वो भी छोड़े हुए हैं, वहां पर उल्लू भी अब नहीं आते हैं। आगे की जो पंक्तियां हैं, विगत शत पुण्य का आभास, जंगली हरी कच्ची गंध में बसकर हवा में तैर बनता है गहन संदेह, अनजानी किसी बीती हुई उस श्रेष्ठता का जो कि दिल में एक खटके सी लगी रहती है। बावड़ी की इन मुंडेरों पर मनोहर हरी कुहनी टेक बैठी है टगर, ले पुष्प तारे श्वेत। तो यहाँ पर एक और दूसरे दृश्य की तरफ संकेत किया गया कि जो बावड़ी है उसके मुंडेरों पर टगर के जो सफेद फूल हैं वो भी वहां पर कोहनी, मानो ऐसे कि कोहनी टेक कर बैठे हुए हैं। उनके पास लाल फूलों का लहकता झौर, मेरी वह कन्नेर, वह बुलाती एक खतरे की तरफ जिस ओर अंधियारा खुला मुंह बावड़ी का शून्य अंबर ताकता। और उसी के पास लाल फूलों से लहकता चमकता हुआ कनेर का वृक्ष भी है और ऐसे लग रहा है कि बावड़ी जो है वो अपने मुंह को खोलकर इन सभी को अपने तरफ पुकार रही है। देखिए, कवि जो होता है वो अपनी फैंटेसी, अपनी कल्पना, अपने प्रतीक बिंबों के माध्यम से चीजों को प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पर आप देखिए, पंक्तियों से तो परिचित होते जाइए और धीरे धीरे कुछ कुछ अर्थों से भी परिचित होइए। तो बावड़ी से धीरे धीरे परिचित हो गए होंगे और उसके आसपास का क्या वातावरण है, कौन कौन से पेड़ हैं, कौन कौन से फूल हैं, ठीक है, इन सारी चीजों से आप परिचित हो रहे होंगे। आगे है, बावड़ी की उन घनी गहराइयों में शून्य ब्रह्म राक्षस एक बैठा है, वह भीतर से उमड़ती गूंज की भी गूंज, बड़बड़ाहट शब्द पागल से। अब बताया जा रहा है असली चीज। अभी तो बावड़ी की बात की जा रही थी, अब वहां पर एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है और वो क्या कर रहा है, पागलों की तरह कुछ बड़बड़ा रहा है। और ये ब्रह्म राक्षस कौन है? जो कि पढ़ा लिखा है, अनपढ़ नहीं है। यहां तक कि वो संस्कृत को भी जानता है, सारी चीजों को जानता है। और वहां पर बावड़ी के पास ही शून्यावस्था में बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। क्या बड़बड़ा रहा है? गहन अनुमानिता, तन की मलिनता दूर करने के लिए प्रतिपल, पाप छाया दूर करने के लिए दिन रात स्वच्छ करने ब्रह्म राक्षस घिस रहा है देह, हाथ के पंजे बराबर, बाँ छाती मुंह छपाछप, खूब करते साफ, फिर भी मैल, फिर भी मैल। तो ब्रह्म राक्षस उसी सुनी बावड़ी के पास, जो कि सीढ़ियां लगी हुई हैं और गंदे पानी है, वहां पर बैठा हुआ है और कुछ बड़बड़ा रहा है। और इस उसकी मानसिक स्थिति देखिए, वो ये सोच रहा है कि जिस मलिनता, जिस पाप के वजह से ब्रह्म राक्षस की प्रेत में, उस योनि में उसका जन्म हुआ है, उसको वो कैसे दूर करे, उससे कैसे मुक्त हो। तो वो क्या कर रहा है कि पाप छाया दूर करने के लिए, दिन रात अपने को स्वच्छ करने के लिए अपने शरीर को क्या कर रहा है, घिस रहा है, हाथ के पंजे को बराबर, बाँ छाती, जैसे कोई स्नान करता है और अपने मैल को छुड़ाता है, वैसे ही ये वहां पर बैठ के छुड़ा रहा है। लेकिन कितना भी साफ कर रहा है, मैल जस की तस बनी हुई है, वहां से मैल हट नहीं रही है। ये किस टाइप का मैल है? मैल यहाँ पर प्रतीक के तौर पर है कि जो उसने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान को दूसरे तक वो नहीं पहुंचा पाया, उसको इस चीज की बार बार, इसीलिए रामविलास शर्मा ने इसको कहा अपराध बोध। यहां पर देखिए दिखाई पड़ रहा होगा थोड़ा बहुत, अपराध बोध से वो ग्रसित है और वो चाह रहा है कि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे कि वो निर्मलता को प्राप्त कर सके। आगे की क्या स्थिति है? और होठों से, अभी तो शरीर ऊपर पूरा साफ कर रहा है, अब क्या कर रहा है, होठों से अनोखा स्तोत्र, कोई क्रुद्ध मंत्रोच्चार अथवा शुद्ध संस्कृत गालियों का ज्वार, मस्तक की लकीरें बुन रही, आलोचनाओं के चमकते तार, उस अखंड स्नान का पागल प्रवाह, प्राण में संवेदना है स्याह। अब वो क्या कर रहा है कि कुछ मंत्र का भी उद्बोधन कर रहा है और
वो मंत्र जो है एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में है और उनका पूरा उच्चारण कर रहा है और अपनी एक तरीके से मन में जो भी है अपना मूल्यांकन भी कर रहा है, आलोचना भी कर रहा है और फिर वहां पर स्नान करते हुए प्राण में संवेदना है स्याह और जो उसके मनोस्थिति है वो एकदम गहरी संवेदना से युक्त है। आगे की स्थिति को बताते हैं। किंतु गहरी बावड़ी के भीतरी दीवार पर तिरछी गिरी रश्मि रवि रश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुंचते हैं कभी, तब ब्रह्म राक्षस समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया। अब बावड़ी को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बावड़ी के आसपास में बहुत सारे पुष्प, पेड़ पौधे, जल इत्यादि सब कुछ हैं। तो इनको चीरती हुई जब सूर्य की किरणें आती हैं तो जो ब्रह्म राक्षस है वो ये समझता है कि सूर्य मुझे झुककर नमस्कार कर रहा है। ऊपर की स्थिति बताया गया कि उसकी जो स्थिति है वो थोड़ा सा पागल जैसी हो गई है और मंत्र उच्चार कर रहा है, बार बार अपनी ग्लानि अपराध बोध से युक्त है। तो ऐसे व्यक्ति का चरित्र आपके दिमाग में होना चाहिए जो कि थोड़ा सा मानसिक असंतुलन खोए हुए है और फिर वो क्या समझ रहा है कि जो गहरी बावड़ी है इसके दीवार पर जो भी सूर्य की रोशनियां दिखाई पड़ रही हैं, सूर्य उसके सामने झुककर नमस्ते कर दिया। तो एक तो दृश्य ये दिख रहा है और आगे है, पथ भूलकर जब चांदनी की किरण टकराए कहीं दीवार पर, तब ब्रह्म राक्षस समझता है वंदना की चांदनी ने। और जब रात की स्थिति होती है और उन्हीं वृक्षों की शाखाओं से चांदनी का प्रकाश ब्रह्म राक्षस को दिखाई पड़ता है, यानी ब्रह्म राक्षस वहीं बैठा हुआ है। तो उसको ये लगता है कि इस बार जो चांदनी है वो भी उसकी क्या की, वंदना की है। सूर्य नमस्कार कर रहा है और चांदनी उसकी वंदना, मतलब ये अपने को सर्वे सर्वा एक तरीके से समझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सूर्य हो चाहे चंद्र हो, दोनों इसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। और ऐसा माना कि वंदना की चांदनी ने ज्ञान गुरु माना उसे, और सूर्य हो चाहे चंद्रमा, दोनों इस ब्रह्म राक्षस को, जो कि इस समय मानसिक असंतुलन की स्थिति में है, वो अपने को मान रहा है कि मुझे गुरु मानकर, ज्ञान का गुरु मानकर सूर्य और चांद दोनों नतमस्तक हो रहे हैं। आगे है, अति प्रफुल्लित कंटकित तन मन वहीं करता रहा अनुभव की नभ ने भी विनत हो मान ली है श्रेष्ठता उसकी। और तब दुगने भयानक ओज से पहचान वाला मन सुमेरी बेबीलोनी जन कथाओं से मधुर वैदिक ऋचाओं तक, वह तब से आज तक के सूत्र, छंदस, मंत्र, थियोरम सब प्रेमियों तक की मार्क्स, एंजल्स, रसेल, टैनबी की हेडेगर, स्पेंगलर, सार्क, गांधी भी सभी के सिद्ध अंतों का नया व्याख्यान करता हुआ नहाता ब्रह्म राक्षस श्याम प्राक्तन बावड़ी की उन गहरी घनी गहराइयों में शून्य। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो ब्रह्म राक्षस है अभी अपने को ज्ञान का गुरु माना, फिर ऐसा अपने दिमाग में बैठाया है कि जो पूरा आकाश मंडल है उसकी श्रेष्ठता को मान ली। तब वो दुगने भयानक ओज से उन अपने जो भी उसने ज्ञान हासिल किया है, यहां पर आप देख रहे हैं कि सुमेरी, बेबीलोन, जनकथा, मधुर वैदिक ऋचाओं, जैसा कि मैंने बताया कि जो ब्रह्म राक्षस है वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी व्यक्ति है। तो इन चीजों का पूरा यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है कि क्या क्या वो सभी विद्याओं के को जानकार है और क्या क्या वो जानता है, यहाँ तक कि जो विचारक हैं उनके सिद्धांतों को भी जानता है। और फिर क्या है, वो उसकी नई व्याख्या करने की कोशिश करता है और वहां स्नान करते हुए और बावड़ी की जो घनी गहराइयां हैं, जो भी वहां सुनापन है, उसमें पूरा वो लीन होता जा रहा है और लगातार सोचते जा रहा है। आगे की स्थिति है, ये गरजती गूंजती आंदोलिता गहराइयों से उठ रही ध्वनियां, अतः उद्भ्रांत शब्दों के नए आवर्त में हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता, वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से यहाँ। और जैसे ही वो जोर जोर से मंत्रोच्चार करता है और सारी चीजों के बारे में सोचता है और बोलता है, तो ध्वनियां आपस में टकरा रही हैं। तो वहां पर क्या हो रही है, प्रतिध्वनि निकल रही है। मान लीजिए बावड़ी का मैं उदाहरण न दूं, अगर बगीचे में कुआं है या फिर जंगल में कुआं है, आप बोलते हैं तो वहां से
प्रतिध्वनि निकलती है। तो यहाँ पर भी वही चीज हो रही है, हर शब्द निज प्रतिशब्द को भी काटता है। वह रूप अपने बिंब से ही जूझ विकृताकार कृति है बन रहा, ध्वनि लड़ रही अपनी प्रतिध्वनि से। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं जो ब्रह्म राक्षस है वो आत्मसंघर्ष कर रहा है। बावड़ी के इन मुंडेरों पर मनोहर हरि कुहनी टेक सुनते हैं, टगर के पुष्प तारे श्वेत वे ध्वनियां। क्योंकि वहां पर कोई रहता नहीं है, तो जितने भी वहां पर पेड़ हैं, पौधे हैं, पुष्प हैं, सभी ब्रह्म राक्षस की इन ध्वनियों को सुनते हैं। सुनते हैं करौदी के सुकोमल फूल, सुनता है उन्हें प्राचीन औदुंबर। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो बावड़ी में अड़ गई, जिसकी चर्चा मैंने पहले ही किया कि मैं और वह के बीच में संवाद हो रहा है, बल्कि यहाँ पर मैं और ब्रह्म राक्षस के बीच में संवाद हो रहा है। और इन सारी ध्वनियों को बावड़ी के आसपास का जो प्राकृतिक वातावरण है वो सुन रहा है, और वहीं पर एक मैं शब्द का भी प्रयोग आया हुआ है कि ये भी सुन रहा है। सुन रहा हूं मैं वही पागल प्रतीकों में कही जाती हुई वह ट्रेजेडी जो ब्रह्म राक्षस के साथ घटी हुई है, जो बावड़ी में अड़ गई है। खूब ऊंचा एक जीना सांवला, उसकी अंधेरी सीढ़ियां वे एक आभ्यंतर निराले लोक की, एक चढ़ना और उतरना, पुनः चढ़ना और लुढ़कना, मोच पैरों में व छाती पर अनेकों घाव, बुरे अच्छे बीच के संघर्ष से भी उग्रतर, अच्छे व उससे अधिक अच्छे बीच का सगर, गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता। तो यहाँ पर जो ब्रह्म राक्षस है उसकी मन स्थिति का चित्रण करते हुए और आत्म संघर्ष का चित्रण करते हुए कवि ने पूरी प्रस्तुति की है, और मैं के बारे में भी बता दिया कि मैं वहां पर ब्रह्म राक्षस की ट्रेजेडी को सुन रहा है, और बार बार ब्रह्म राक्षस जो है सीढ़ियों, अंधेरी सीढ़ियों पर उतरता है, चढ़ता है, लुढ़क जाता है, पैरों में मोच आ जाती हैं, बहुत उसको घाव भी लग जाती है। और इस प्रक्रिया में उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही है कि बुरे अच्छे बीच के संघर्ष, बुरा और अच्छा, जीवन में दो ही चीज होता है, ठीक है। तो इसी के बीच वो संघर्ष करता जा रहा है और कोशिश ये कर रहा है कि अब तक जो था वो अच्छे व उससे अधिक अच्छे के बीच में उस सफलता और असफलता को देखता है कि अभी जो अच्छा था उससे और कितना अच्छा हो सके। जैसे हम अगर कई बार प्रतियोगी छात्र हैं जो कि तैयारियां करते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं आत्मसंघर्ष करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो तैयारी है वो अच्छे से और अच्छे हो, तो हम और प्रयास करते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस के दिमाग में भी वही चल रहा है, बुरे और अच्छे कर्मों के बीच वो संघर्ष कर रहा है और अच्छे से अधिक और अच्छे करने की कोशिश कर रहा है। इसी में वो गहन किंचित सफलता, अति भव्य असफलता को देखता है। अतिरेकवादी पूर्णता की ये व्यथाएं बहुत प्यारी हैं, ज्यामितिक संगत गणित की दृष्टि से कृत भव्य नैतिक मान, आत्मचेतन सूक्ष्म नैतिक भान, अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मानवीय अंतरकथाएं बहुत प्यारी हैं। फिर वो चीजों को समझ रहा है, और जैसा कि हमने ऊपर बताया था कि ब्रह्म राक्षस जो कि वहां पर आदर्शवादी आग्रहों और जो व्यक्तित्ववादी व्यक्तित्व है उसके बीच पिस रहा है, ऐसा वो मान रहा था। लेकिन जो मैं आया, जो उसका शिष्य के तौर पर है, उसने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से पूर्ण मुक्ति की प्राप्ति नहीं कर सकता, दशमलव का जरूर वहां पर अंतर रह सकता है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो गणित के दृष्टिकोण से भी इस जीवन को देखने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि जो ब्रह्म राक्षस है वो कोई आम व्यक्ति नहीं है, पढ़ा लिखा है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और वो सोच रहा है, यहाँ पर उसको परंपरा और जो भी पूर्ववर्ती ज्ञान है पूरा हासिल है, इसीलिए वो उसने ऊपर अपने को ज्ञान गुरु के रूप में भी देखा है कि सूर्य और चंद्र उसको नमस्कार कर रहे हैं। आगे है कि रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, प्रवाहित कर दीवालों पर उदित होता चंद्र, व्रण पर बांध देता श्वेत धौली पट्टियां उद्विग्न भालों पर, सितारे आसमानी छोर पर फैले हुए अनगिन दशमलव से
दशमलव बिंदुओं के सर्वतः पसरे हुए उलझे गणित मैदान में मारा गया वह काम आया, और वह पसरा पड़ा है वक्ष बाहें खुली फैली एक शोधक की। यानी कि यहाँ पर ब्रह्म राक्षस जो है वो सत्य के शोधक के तौर पर भी देखा गया है। वो इस सत्य तक पहुंचना चाहता है कि आखिरकार जो समाज है और व्यक्ति है, क्या व्यक्ति के बिना समाज रह सकता है या फिर समाज के बिना व्यक्ति रह सकता है? क्या व्यक्ति स्वतंत्रता ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर समाज में संतुलन पैदा करके चलना भी जरूरी है? तो यहाँ पर वो लगातार इस सत्य तक जाना चाह रहा है, और यहाँ पर बताएगा कि रवि निकलता लाल चिंता की रुधिर सरिता, ऐसे जैसे सूर्योदय हो रहा है तो ऐसे लग रहा है कि लाल रक्त से युक्त कोई नदी प्रवाहित हो रही हो, और जो जब चंद्रमा उदित होता है तो ऐसे लगता है कि कोई सफेद रंग की पट्टियां बंधी हुई हैं। फिर सितारों को आसमान में देखता है तो अलग अलग वहां पर सितारे दिखाई पड़ते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो सूर्य है उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, जो चंद्र है उसका अपना अलग व्यक्तित्व है, जो तारे हैं उनका अपना अलग व्यक्तित्व है। तो इसी तरीके से वो ये सत्य पर पहुंचता है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वो पूर्ण रूप से मुक्त नहीं होता है किसी चीज से, यानी कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आपको इसी हिसाब से इन व्याख्याओं को समझना है, बाकी पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखते जाइए। आगे है, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा, प्रासाद में जीना व जीने की अकेली सीढ़ियां, चढ़ना बहुत मुश्किल रहा। अब यहाँ पर व्यक्तित्व की तुलना उस महल से की जा रही है जो महल सीढ़ियों पर आधारित होता है, और जो सीढ़ियां हैं अगर न रहें तो फिर उस महल का कोई महत्व नहीं है। महल क्या हो गया, एक समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है यहाँ पर, और जो सीढ़ियां हैं वो व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अब धीरे धीरे आपके दिमाग में व्याख्या खुलनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि मुक्तिबोध को समझना बहुत आसान नहीं है, मुश्किल है। तो हमने कोशिश की है कि पूरी चीजें आपके दिमाग में बैठना शुरू हो जाए। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो ब्रह्म राक्षस है वो सत्य की खोज में है, वो शोधक है। जैसे हम पीएचडी करते हैं तो शोधार्थी के तौर पर जाने जाते हैं, हम भी सत्य की खोज करते हैं, अपने शोध में कोई ना कोई पॉइंट्स उद्धृत करना चाहते हैं। यहाँ पर भी है कि व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। व्यक्तित्व का निर्माण समाज से भी होता है और व्यक्ति खुद से भी करता है अपना, लेकिन कोई चाहे कि इन दोनों से अलग होकर निर्माण करें तो फिर मुश्किल है। तो यहाँ पर यही बात कही गई, व्यक्तित्व वह कोमल स्फटिक प्रासाद सा है। जैसे प्रासाद, प्रासाद मतलब महल, प्रसाद और प्रासाद आप ध्यान से देखिए, जैसे महल का अस्तित्व बिना सीढ़ियों के नहीं है, वैसे ही व्यक्ति का अस्तित्व बिना समाज के और समाज का अस्तित्व बिना व्यक्ति के नहीं है। वे भाव संगत तर्क संगत कार्य सामंजस्य योजित समीकरणों के गणित की सीढ़ियां हम छोड़ दें उसके लिए। उस भाव तर्क व कार्य सामंजस्य योजन शोध में सब पंडितों सब चिंतकों के पास वह गुरु प्राप्त करने के लिए भटका। तो सामंजस्य काफी जरूरी है, जिसकी चर्चा तुलसीदास भी रामचरितमानस में कई बार कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुक्तिबोध भी व्यक्ति और समाज के बीच में सामंजस्य की भी बात कर रहे हैं, उसको गणित के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसी शोध में, इसी खोज में, इसी सत्य की खोज में जो ब्रह्म राक्षस है सब पंडितों सब चिंतकों के पास वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए भटक रहा है। किंतु युग बदला, वह आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में से धन, वह धन में से हृदय मन, और धन अभिभूत अंतःकरण में से सत्य की झाई निरंतर चिलचिलाती थी आत्मचेतस। किंतु इस व्यक्तित्व में थी प्राणमय अनबन, विश्व चेतस बेबनाव, महत्ता के चरण में था विषादाकुल मन। मेरा उसी से उन दिनों होता मिलन यदि, तो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसे उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता की हम शरीकों के लिए उपयोग, उस आंतरिकता का बताता मैं महत्व। फिर यहाँ पर ब्रह्म राक्षस कह रहा कि युग बदल गया, आया कीर्ति व्यवसायी, लाभकारी कार्य में धन से, फिर धन में से हृदय मन, धन अभिभूत अंतःकरण में, ये सारी चीजें हैं। फिर यहाँ पर बात की जा रही है कि आत्मचेतस और
विश्व चेतस। व्यक्तित्व के निर्माण में इन दोनों की अहम भूमिका है और कह रहा है कि यदि उस समय या उन दिनों इन दोनों का मिलन होता तो इन दोनों की व्यथा मैं स्वयं जीकर बताता। यहां पर देखिए स्वानुभूति की चर्चा की जा रही है। जब आप मुक्तिबोध को पढ़ेंगे तो एक शब्द है ज्ञानात्मक संवेदना और संवेदनात्मक ज्ञान। ठीक है, ये इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि जब तक आप संवेदनशील नहीं होंगे तब तक कि आपको ज्ञान नहीं होगा उसका, और आप जब संवेदनशील होंगे इसका मतलब है कि आपको ज्ञान हो गया है। तो यही है ज्ञानात्मक संवेदना, संवेदनात्मक ज्ञान, एक दूसरे के संवेदना को समझना। तो यहां पर बताया गया कि जो व्यथा उसकी स्वयं जीकर बताता मैं उसका स्वयं का मूल्य, उसकी महत्ता, वह उस महत्ता का हम शरीकों के लिए क्या उपयोग है उसकी आंतरिकता के बारे में भी बताता। और आगे की जो पंक्ति है कई बार परीक्षाओं में आ चुकी, आप देखे होंगे कि पिस गया वह भीतरी और बाहरी दो कठिन पाटों बीच ऐसी ट्रेजेडी है नीच। और ये पूरा जीवन जो है ये आत्मचेतस और विश्व चेतस इन दोनों पाटों के बीच क्या हो गया, बीत गया या फिर पिस गया यहाँ पर। और इसी को क्या उन्होंने कहा, ट्रेजेडी के रूप में दिया हुआ है। फिर इसके बाद बावड़ी की तरफ जा रहे हैं। बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा, वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा और मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तमविवर में, मरे पक्षी सा विदा ही हो गया वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो अंत में कविता में आप देख रहे हैं कि ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो काम ब्रह्म राक्षस नहीं पूरा कर सका, अधूरा कार्य रहा, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तक मैं पहुंच सकूं। ये काम हो सकता है शिष्य बनने के बाद ही। यहाँ पर ऊपर में पंक्तियां कुछ थी कि वो सोच रहा है आत्मचेतस विश्व चेतस के बारे में, यानी कि व्यक्ति और समाज के बारे में सोचता रहा। और बाद में बावड़ी में वह स्वयं पागल प्रतीकों में निरंतर कह रहा है, ठीक है, और ऐसे कह रहा है कि वह कोठरी में किस तरह अपना गणित करता रहा, वो केवल मन ही मन सोच रहा है, मन ही मन सोच रहा है। और अचानक क्या होता है कि मर गया वह सघन झाड़ी के कटीले तम विवर में, और अचानक वो शरीर त्याग देता है। ऐसा लगता है कि मरे पक्षी सा विदा ही हो गया, वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई। और सवाल उठता है कि यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ। अब इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ब्रह्म राक्षस का शिष्य बनना पड़ेगा, तभी इस सत्य को जाना जा सकता है। तो इस पूरी कविता में, जो कि लंबी कविता के श्रेणी में बताया गया, इसको समझ में धीरे धीरे चीजें आ गई होंगी। आप सबसे पहले पंक्तियों से परिचित हो गए होंगे और थोड़ा बहुत आपके दिमाग में ब्रह्म राक्षस कविता की जो विषय वस्तु है, जो इसकी कथा वस्तु है एक तरीके से, वो भी समझ में आ गई होगी। बावड़ी के आसपास का जो वातावरण है और वहाँ पर बैठा ब्रह्म राक्षस जिसके मन में तमाम चीजें आती रही हैं, तो ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म राक्षस का शिष्य तक की जो एक कहानी थी इस कविता के माध्यम से, वो पूरी आपके दिमाग में आ गई होगी। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा, क्योंकि हमें परीक्षा के दृष्टिकोण से भी पढ़ना है, वरना इस ब्रह्म राक्षस कविता को हम चाहे तो महीनों वर्षों भी पढ़ सकते हैं, और लगातार जितना पढ़ेंगे उतना ही इसकी व्याख्या खुलती जाएगी। लेकिन कम समय में चीज़ों को समझना भी जरूरी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने इस कविता को प्रस्तुत किया है। आप सभी के कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इसी तरीके से लगातार जुड़े रहिए और इस चैनल का मनोबल बढ़ाते रहिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।